हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम आपको प्रीवियस वीडियो में आपके सिलेबस का एक यूनिट अच्छे से खत्म किया हुआ है, ठीक है ना। टॉपिक के साथ जो भी सिलेबस में था उसको हम लोग कवर अप करते हुए रिएक्शन के साथ जो भी टर्म कंडीशन था अच्छे से हमने उसको फिनिश किया, ठीक है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो सेकेंड यूनिट होगा, ठीक है ना। सेकेंड यूनिट किसका होगा? तो सेकेंड यूनिट होगा बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इनका तो जो फर्स्ट जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस हो गया है। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को एक्सपीरियंस लेना है, समझना है, इसलिए इनकी टॉपिक को जल्दी से अच्छे से कवर कराया जाए ताकि इनको एग्जाम में बेनिफिट हो जाए, ठीक है ना। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज का सिलेबस होने वाला है, जिसमें हम उनकी यूनिट को इसे अच्छे से मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन यूनिट को अच्छे से खत्म किया, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा यूनिट होगा, यहाँ हमारा जीरो लिखने का मूल उद्देश्य ये है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टार्ट करना है। जैसे कि आपकी जो सिलेबस होगा उसमें इस यूनिट का नाम होगा 1, लेकिन हमारे यहाँ जो सिलेबस चल रहा है अभी वो सिलेबस क्या है? यूनिट 2, ठीक है ना। मैंने यूनिट 1 को खत्म किया, अब जो हमारा सिलेबस आज से स्टार्ट होने वाला है यूनिट 2, ठीक है ना, जिसका सिंपल सा नाम है, वो सिंपल सा नाम क्या है? मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी ये होती है कि कोई सा कंपाउंड बनता है, जैसे बच्चा आप HCl को ले लो। HCl जब आप लोगे बच्चा, एक के पास आएगा प्लस, और देखिए ऐसे होते हैं ना, डेल्टा पॉजिटिव, एक के पास आता है डेल्टा नेगेटिव। इट मीन्स दे हैव टू पोल्स, वन इज नेगेटिव अदर इज पॉजिटिव। इसी को पोलैरिटी को हम पढ़ने वाले हैं, और वीक केमिकल फोर्सेस को, वंडर वाल्स फोर्सेस को, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस को, सबको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से सबसे बड़ी सिंपल सी बात है, केमिकल बॉन्डिंग। व्हाट इज द केमिकल बॉन्डिंग? सिंपल सा टर्म से, व्हाट इज द केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग कब होता है, रासायनिक बंध कब बनता है? आपको एक बात बता दें कि ये जिसको हम बॉन्डिंग बॉन्डिंग या बॉन्ड बॉन्ड करते हैं, वो बॉन्ड न होकर वो क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। वो क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्यों अट्रैक्शन फोर्स इसे कहा जाता है, कब होता है? पहले हम केमिकल बॉन्डिंग को समझ लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग कब बनता है? जब कोई एटम होता है बच्चा ना, कोई एटम अपने बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को देकर, व्हाट आई से, अपने बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को देकर, किसको देगा? जिसको जरूरत होगा। अब वो एटम क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग की जो कैपेबिलिटी, वो केमिकल बॉन्डिंग का जो पार्ट होता है वो बेसिकली 3 पार्ट होता है, जिसे आप क्या बोलते हो? कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड, और क्या बोलते हो इसको? आयोनिक बॉन्ड, और क्या बोलते हो? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो हमको जो हमारा सिलेबस में कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है, इन आयनिक कंपाउंड्स है, आयनिक बॉन्ड्स हैं, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को आप थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो हम आपको कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में अच्छे से बताते हैं, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? जब कोई एटम अपने बाहर, जब कोई दो एटम, एक ही एटम नहीं बच्चा, दो एटम हमेशा रहेंगे। जब कोई दो परमाणु अपने बाहरी सेल से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता हो, या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जो भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है तो उनके बीच में एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। इस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? केमिकल रासायनिक बंध कहते हैं, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करेगा वो आदान प्रदान कर रहा है या साझेदारी कर रहा है, ठीक है ना। साझेदारी को इंग्लिश में कहते हैं शेयरिंग, और आदान प्रदान को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफरिंग, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कोवैलेंट अट्रैक्शन फोर्स, यू कैन आल्सो से, क्या कह सकते हो इसे? कोवैलेंट अट्रैक्शन फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना। कैसे ये बनता है, ठीक है ना। जब दो परमाणु, हिंदी में समझ लो, जब दो परमाणु अपने बाहरी कोश के, अपने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन देकर, दोनों मतलब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, या फिर दोनों एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, या फिर दो एटम के बीच में 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, ठीक है ना। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो 3 टाइप्स का होता है बेसिकली। देखिए
जब कोई दो परमाणु अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, साझा करने के बाद दोनों परमाणुओं के बीच में एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। इस बल को हम कहते हैं, आकर्षण बल को कहते हैं कोवैलेंट या सहसंयोजक बल। ठीक है ना। उस आकर्षण बल को हम एक नाम दिए हैं जिसको बोलते हैं सहसंयोजक बल। अगर दोनों परमाणुओं के बीच में दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉनों की बच्चा लोग, आप बोलोगे दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो वहां पे कौन सा बांड बनेगा, सिंगल बांड बनेगा। अगर दो एटम के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है बच्चा लोग, तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, आप बोलोगे डबल बॉन्ड बनेगा। अगर कोई दो एटम के बीच में 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है बच्चा, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो डिफिनेशन इसको समझ लेते हैं। आप बोलते हो कोवैलेंट बॉन्ड इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, मतलब समान साझेदारी, म्यूचुअल मतलब समान साझेदारी होता है। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों के बीच में जब आकर्षण बल बनता है या उसे क्या बोलते हो, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, उसके बाद उस कोवैलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं एकल बंध, अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, म्यूचुअल मतलब बराबर बराबर। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। अ कोवैलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म व्हेन टू एटम्स शेयर वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अच्छा वही बात है ना, ये लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या फिर रिएक्शंस क्यों करते हैं, कोई एटम है उसको क्या जरूरत पड़ी है, अभी आप बताओ, आपको पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी है, अभी आप रेगुलरिटी जो होती है उससे ज्यादा थोड़ा सा मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपको बताया गया होगा नवंबर की मिड टर्म या नवंबर के लास्ट से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना, जहां तक हो सकता है कि नवंबर के लास्ट से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगेगा कि अरे एग्जाम प्रिपरेशन तो हुआ नहीं है, अच्छे से हम प्रिपरेशन करें। ठीक है ना, जो आपकी पढ़ने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। सेम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो एटम्स भी यही करते हैं। एटम्स को क्या चाहिए होता है, स्टेबिलिटी। ठीक है ना, हम आपको दिखाते हैं कि स्टेबिलिटी मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है आपको, सच में पता है कि नहीं पता है। देखिए हमारे पास जो 1 से लेके 18 ग्रुप तक एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, 1 से 17 ग्रुप के एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होते हैं, ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, वो सब सोचते हैं कि काश हम बराबर हो जाए किसके, 18 के। अब आप बोलोगे ये क्यों सोचता है ऐसा काश हो जाए, क्योंकि 18 को हम आप लोग बोलते हैं कौन सा गैस बोलते हो, नोबेल गैस बोलते हो, या फिर इसको बोलते हो आपको हिंदी में बोलते हो अक्रिय, क्या बोलते हो, अक्रिय। अक्रिय मतलब किसी के साथ क्रिया नहीं करने वाला है। यही ना। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप बोलोगे इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से इसे बोला जाता है कि इसका अष्टक पूरा होता है। तो 1 से लेकर 17 तक जितने भी एलिमेंट होते हैं सब लोग अष्टक पूरा करना चाहते हैं, अष्टक पूरा करके बराबर होना चाहता है किसके, 18 ग्रुप एलिमेंट के। ठीक है ना, जिसमें वो अक्रिय होना चाहता है, वो नोबेल गैस होना चाहता है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहता है, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग होती है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया होती है। सब मैटर किसका है, आप बोलो स्टेबिलिटी का है। फिर से बोलो, नहीं सुनाई दिया, हाँ किसका है, स्टेबिलिटी का है। चलिए आप समझो आप कि जब कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन को यही बताया गया कि जब दो एटम्स क्या होंगे, 1 सेकेंड, जब दो एटम होंगे वो शेयर करेंगे एक इलेक्ट्रॉन पेयर का या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स अचीव करेंगे, वो क्या अचीव करेंगे, स्टेबल कॉन्फिगरेशन को हम उसे बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड जनरली, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है बच्चा लोग जनरली कितने प्रकार से बनता है, 3 प्रकार से बनता है। कौन कौन सा, तो आप बोलोगे सिंगल बॉन्ड, ठीक है, दूसरा क्या बोलोगे डबल बॉन्ड, तीसरा क्या बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, तो यही बोलोगे। सिंगल बॉन्ड जब बनता है बच्चा लोग, उसमें क्या होता है जनरली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। जब डबल बनता है बच्चा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड बनता है वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है।
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं, ठीक है ना। जब इनके बीच में शेयरिंग होगा तो ऐसे बॉन्ड बनेगा, कोई एटम ए है कोई एटम बी, ठीक है, शेयरिंग हुआ और इनके बीच में क्या बना, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब कोई एटम ए एटम बी, इनके बीच में शेयरिंग हुआ, ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो क्या हो रही है, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए एटम ए अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एटम बी अपना 3 इलेक्ट्रॉन देगा, इनके बीच में जो शेयरिंग होगी वो क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो ये था किसके बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है रेजोनेंस, ठीक है। अब हम रेजोनेंस को देखेंगे। ये रेजोनेंस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसकी इंपॉर्टेंस ही को देखो, हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वेरी 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 वेरी, कितनी बार वेरी लिखोगे, जितना बार आपको समझ में आए उतना बार लिखिए, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। रेजोनेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बीएससी के एग्जाम के लिए और बाकी को समझने के लिए, ठीक है ना, जहाँ से उनकी फाउंडेशन को क्लियर होगा। चलिए समझते हैं जो रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस को आप कैसे समझते हैं। देखिए रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया क्योंकि देखिए जब भी आप कोई आप सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना रहे थे, जो इलेक्ट्रॉनों का ऐसे आप दिखा रहे थे, उनका जो लेविस स्ट्रक्चर बना रहे थे, उस लेविस स्ट्रक्चर से आप बेंजीन का नहीं बना सकते, ठीक है। बेंजीन के स्ट्रक्चर को आप नहीं, जब पैरा मेटा और फिर उसके बाद आर्थो बनाना होगा तो आप उसका नहीं बना सकते, ठीक है ना, तब आपको प्रॉब्लम होगी। तो उसके लेविस स्ट्रक्चर को, उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्या है, लिनियस पॉलिंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया रेजोनेंस, ठीक है ना। तो रेजोनेंस इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सभी कंपाउंड का, सभी यौगिकों का लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए रेजोनेंस को ड्रा किया, रेजोनेंस आया, रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को लाया है, ठीक है ना, क्या करने के लिए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड के लेविस स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए। चलिए समझते हैं। तो जो ये कॉन्सेप्ट है वो रेजोनेंस का, उसको फर्स्ट सबसे पहले लिनियस पॉलिंग ने दिया था। वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जो नोबेल प्राइज विनर थे, इनको नोबेल प्राइज पहले से मिला था और 1931 में ये कॉन्सेप्ट दिए, किसका, रेजोनेंस का। बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट होता है। रेजोनेंस होता क्या है, अब चलिए इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि जब भी किसी मॉलिक्यूल्स का या फिर आयन का, ठीक है ना, उसके स्ट्रक्चर का दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर आप लेविस स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो, किसी मॉलिक्यूल का या फिर आयन के लेविस स्ट्रक्चर, इन द सेंस उसके या दो से अधिक उसका लेविस स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, उसे आप रेजोनेंस कहते हो। जनरली रेजोनेंस में क्या होता है, जब भी रेजोनेंस बनाते हो आप बच्चा लोग देखे होंगे कि या तो डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या फिर नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर होता है। एटम का ट्रांसफर होता है, तो आप बोलोगे नहीं एटम का ट्रांसफर तो नहीं होता है, बस केवल एटम के बीच का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ट्रांसफरेड होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, बॉन्ड ट्रांसफर होता है, किसी एक एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है वो ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग रेजोनेंस, ठीक है। तो समझते हैं, उसी में ये बताया जा रहा है, इसी को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ठीक है। तो बताया गया जब किसी मॉलिक्यूल या आयन को ये स्ट्रक्चर को लेविस स्ट्रक्चर, दो या दो से अधिक लेविस स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, उसी को बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है ना। विच डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज की बात है, नॉट इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम, उसके एटम में बदलाव नहीं होगा, केवल बदलाव अरेंजमेंट किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। द एक्चुअल मॉलिक्यूल इज अ रेजोनेंस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जो रियल मॉलिक्यूल होता है, आप देखिएगा जब भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए होंगे, 12th में तो बनाए ही होंगे, जब भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं एक साथ में हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा ये स्ट्रक्चर रियल वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेजोनेंस। तो आपने समझा रेजोनेंस में क्या होगा, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है ना, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं इसकी की पॉइंट को, क्या है इसकी की पॉइंट, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर डिफर होता है ओनली इन द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, केवल इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफर होता है। द रियल स्ट्रक्चर, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है किसी कंपाउंड का ना,
वो क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो लास्ट में आप बनाते हो वो मोर स्टेबल होता है रेदर देन सिंगल केमिकल फॉर्म। जो आप केमिकल फॉर्म बना रहे हो ना, उससे ज्यादा स्टेबल वो होता है जो आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हो। तो रेजोनेंस क्या है, कारण होता है रेजोनेंस होता है, क्यों होता है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। लोन पेयर का देखो बच्चा, थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन क्लियर करते हैं। लोन पेयर का या फिर पाई इलेक्ट्रॉन का या फिर नेगेटिव चार्ज का, ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन का, ऐसा बोल सकते हो, का ट्रांसफर होता है। कहाँ से, पोजीशन का अरेंजमेंट होता है किसमें, एटम में। एटम का होता है नहीं। चलिए समझते हैं बेंजीन के केकुले स्ट्रक्चर का। इन्होंने दो तरह का केकुले ने बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया था, दो तरह का दिया था। देखिए आपके पास ये बेंजीन है, आप बेंजीन को समझते हैं, फॉर्मूला C6H6, ठीक है। तो 1 2 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 6। सो यही हमारा जो टर्म कंडीशन है वो अलग है। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि कैसे बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है। तो इसके मूवमेंट को हम अच्छे से पहले समझ लेते हैं। समझना क्या है कि देखिए इस कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो ट्रांसफर होगा नियर एडजेसेंट कार्बन इस बॉन्ड के पास। जब यहाँ आएगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रहा है तो वो यहाँ ट्रांसफर करेगा अपने बॉन्ड को, फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रहा है फिर वो यहाँ ट्रांसफर करेगा। तो हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। तो जो हम भी जिस भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम शो करते हैं उसको हम शो करते हैं किसके साथ, रोमन अंक में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर किधर आ जाएगा 1। अब देखिए ये क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। यही ना आप बेंजीन में देखते हो, यही वाला स्ट्रक्चर आप बेंजीन, जब भी आप देखते हो बेंजीन का यही स्ट्रक्चर देखते हो। इसीलिए बोला जाता है किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो कंपाउंड का रियल स्ट्रक्चर होता है, वो कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है कंपेरिजन टू इनके, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर बार सेक्शन ए में पूछता है, बार बार सेक्शन ए में पूछा है। तो आइए इसको समझते हैं अच्छे से। जिसको समझते हैं कार्बोनेट आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को, इसमें जो हमको समझना है वो ये समझना है कि कैसे कार्बोनेट का वो जो फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होगा। चलिए समझते हैं। देखिए जो कार्बन है वो कार्बन बनाता है कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। एक ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ, 2 इस ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। तो आपको पता लगना चाहिए जो ऑक्सीजन होता है वो कितना बॉन्ड बनाता है, आप बोलोगे 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे कितना बनाया है 1, यहाँ पे कितना बनाया है 1, जिसके लिए इसके ऊपर 2 नेगेटिव दिया गया है, ठीक है ना। इसी ऑक्सीजन की वजह से इसके ऊपर 2 नेगेटिव है। जब देखिएगा जब भी एक ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड बनाएगा बाकी 2 ऑक्सीजन बचेंगे वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। देखिए अब ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर था, अब ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड ये बना लेंगे, सॉरी यहाँ पे ट्रांसफर करना है ना, यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, और फिर ये यहाँ ट्रांसफर करेंगे ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो देखिएगा किसी भी कार्बोनेट आयन का 3 कोनिकल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये था क्या, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। अब चलते हैं फिनाल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है ना। जब फिनाल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को समझेंगे तो फिनाल के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। जब वो लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर करेगा तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस कार्बन के पास दे देगा। इस कार्बन के पास देगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड फिक्स रहेगा जब तक इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस में यही होता है, नेगेटिव बदलेगा बॉन्ड में, बॉन्ड बदलेगा नेगेटिव में, नेगेटिव बदलेगा बॉन्ड में, बॉन्ड बदलेगा नेगेटिव में, यही कहानी चलती रहेगी। चलिए देखते हैं स्टार्टिंग इस कहानी की। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नियरेस्ट एडजेसेंट कार्बन के पास जाएगा। जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, जिसकी वजह से इस पे आ गया नेगेटिव, इस पे आ गया बॉन्ड। देखिए नेगेटिव बॉन्ड में बदल गया ना, हाँ। अब बॉन्ड नेगेटिव में बदल गया ना, हाँ। अब आपका काम क्या है, इस नेगेटिव को बॉन्ड बदलना और इस बॉन्ड को नेगेटिव बदलना, बदल दिए आप। फिर उसके बाद जो फिफ्थ वाला है ये स्ट्रक्चर गलत है, आपको हम फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। तो फिफ्थ वाले में क्या होगा, फिफ्थ वाले में ये होगा जब ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, देखिए बच्चा लोग, जब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड, और OH के पास वापस से लोन पेयर चला जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर और फिफ्थ स्ट्रक्चर में देखिए
डिफरेंस है। तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये है आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये था फिनाल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपसे पूछा जाएगा फिनाल में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, आप बोलिए 5। ठीक है ना। चलिए, रेजोनेंस जो होता है वो डीलोकलाइजेशन होता है इसका इलेक्ट्रॉन का इन द मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ही कहलाता है रेजोनेंस। किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ही कहलाता है रेजोनेंस। कितना सिंपल सा डिफिनेशन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब समझते हैं इसको, रेजोनेंस एनर्जी को। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैंने बताया ना, यूनिट 1 में कुछ 2 या 3 से ऐसे टर्म है जो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम बताते रहेंगे आपको। देखिए, रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस इन द एनर्जी। देखो, रेजोनेंस एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस है किसी का। अब देखिए, बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड द मोस्ट स्टेबल हाइपोथेटिकल रेजोनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब देखिए, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो, और हाइपोथेटिकल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। मतलब कि कोई जैसे 1 2 3 एंड 4 5 ऐसे आपने स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे आपने स्ट्रक्चर बनाया, एक बनाया आपने क्या, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये बोल रहे हैं ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर से किसी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो स्टेबल है, उस वाले रेजोनेंस के बीच की जो एनर्जी आएगी उसी को हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा, उसी को बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर, कैसे बोलेंगे समझते हैं इसको। सिंपल सा एग्जांपल लिया जाएगा, एक सिंपल वर्ड में कहा जाए, इट इज द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल गेन ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है ना। अब समझते हैं, बेंजीन को एग्जांपल लिया गया। बेंजीन में जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, एक्चुअल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन एनी केकुलर स्ट्रक्चर। किसी भी केकुलर स्ट्रक्चर को देखा जाएगा तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, इनके कंपैरिजन में। ठीक है, ये बात वही भी बोल रहे हैं। तो इसका जो रेजोनेंस डिफरेंस आ रहा है, अब देखिए, इसका कुछ डिफरेंस कुछ होगा, इसका कुछ होगा, ठीक है ना। ये हाइपोथेटिकल होगा, ये फिक्स होगा, ये हाइपोथेटिकल होता है, ये फिक्स होता है। तो हाइपोथेटिकल से फिक्स से हाइपोथेटिकल घटाएंगे, माइनस करेंगे तो हमको रेजोनेंस एनर्जी मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, इसके रेजोनेंस को हम कैलकुलेट करेंगे अभी। बेंजीन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 केकुलर स्ट्रक्चर। बेंजीन को हम 2 केकुलर स्ट्रक्चर से दिखा सकते हैं। इन रियलिटी ऑल 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर इक्वल इन द लेंथ। जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं लेंथ में, जिनका जो लेंथ होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना। ये चीज आपको लिखना होगा, नहीं लिखना होगा वो अलग कहानी है, इसको आप चक्कर में ना पड़िए। आप समझते हैं डेफिनेशन के टर्म में, बेंजीन के टर्म में रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा। The resonance energy of benzene is the difference between actual enthalpy या actual structure बोलो, actual enthalpy of hydrogenation of benzene and theoretical enthalpy of hydrogenation। मतलब actual और theoretical के बीच का डिफरेंस ही कहलाता है क्या, रेजोनेंस एनर्जी। चलिए बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ वन डबल बॉन्ड्स इज 120 किलो जूल पर मोल होता है। फॉर 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड की डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, 208 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। अब रेजोनेंस एनर्जी निकालना होगा तो 360 से 208 को माइनस कर देंगे, 150 के नियर अबाउट जाएगा, जिसका 36 किलो कैलोरी मोल बोला जाता है, ठीक है ना। तो बेंजीन की जो स्टेबलाइज्ड एनर्जी होती है वो कितना होता है, 152, ठीक है ना, जो रेदर देन वो नियरली इक्वल होता है किसके, 152 किलो जूल के। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी होती है डिफरेंस, होती है किसका डिफरेंस होता है, एक्चुअल का और किसके, हाइपोथेटिकल का, ठीक है ना। जैसा मानते हैं लोग कि एक्चुअल जो है वो कितना है, 360 है, जबकि जो हम लोग वैल्यू, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो बताती है वो कितना है, 208 है। अगर एक डबल बॉन्ड का होता है 1 तो 10 और 3 डबल बॉन्ड का हो जाएगा 360, तो 360 हो गया किसका, जो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। वो जो कैलकुलेट करते हैं फिर उसके बाद हम लोग का जो वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा कहता है वो कितना है, 208 है। इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है ना। तो हमने आज के इस वीडियो में सीखा केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, और रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे तो वहाँ आपको हम समझाएंगे पोलैरिटी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है,
ठीक है, थैंक यू सो मच।